हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो आप एग्जाम डेट देख लीजिए, 13 जनवरी 2021 का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने कहीं पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। क्वेश्चन है 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 12 व्यक्ति हैं जो कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं और नजदीकी सदस्य के बीच की दूरी एक समान है। तो 12 व्यक्ति। तो आगे बोला है एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो एल और एच एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, तथा जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आगे बोला है एल आई की दाएं और ठीक बगल में है, तो एल आई की दाएं और ठीक बगल में है। आई यहां पर होगा, इसका दायां ठीक बगल किस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा, तो यहां पर हो जाएगा एल। और यहां पर हमें बोला गया है एल के सामने कौन है, एल के सामने है एच, तो एल के सामने कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। और यहां पर बोला है आई के सामने कौन है, तो आई के सामने है जी। तो इतना बन चुका है। आगे बोला है ए एच और सी के ठीक बीच में है, तो ए कहां पर है, एच और सी के ठीक बीच में है, तो यहां पर तो ए आ नहीं सकता, तो ए यहीं पर आएगा और सी यहां पर हो जाएगा। तो ए और एच की ए किसके बीच में हो गया, एच और सी के बीच में हो गया। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है उपरोक्त जानकारी के आधार पर विकल्पों में दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला कथन है आई सी के दाएं ओर बैठा है, चौथा व्यक्ति है। तो आई सी के दाएं ओर बैठा चौथा व्यक्ति है। क्या आई सी के दाएं ओर बैठा चौथा व्यक्ति है, नहीं। 1 2 3 ये राइट, थर्ड आ रहा है, फोर्थ तो नहीं आ रहा है, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है जी एच के बाएं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो क्या जी एच के बाएं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एच यहां पर बैठा है, इसके बाएं और ठीक बगल में जी ही है, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। थर्ड चेक कर लेते हैं, ए आई के बाएं ओर बैठा पांचवा व्यक्ति है, तो क्या ए आई की ओर तरफ बैठा पांचवा व्यक्ति है, तो आई के फोर्थ में है ये, लेफ्ट, फिफ्थ नहीं है, हमसे फिफ्थ के लिए बोला है लेकिन यहाँ पर फोर्थ आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है सी और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो क्या सी और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है। तो कथन है किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीण का रवैया सहयोगात्मक होता है। तो यहाँ पर ग्रामीणों के रवैये के बारे में बात की गई है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है। निष्कर्ष है अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। तो क्या हम इस कथन से ये निकाल सकते हैं कि अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोला गया, यहाँ पर ग्रामीणों के रवैये की बात की गई, तो इसका ये मतलब थोड़ी होगा कि शहरियों का रवैया असहयोगात्मक होगा, तो ये वाला निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। सेकंड है शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। तो क्या शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है, नहीं। यहाँ पर शहर के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है, ना ही शहरी लोगों के बारे में बात की गई है, ना ही शहरीकरण के बारे में बात की गई। यहाँ पर ग्रामीणों के रवैये के बारे में बात की गई है, तो ये दोनों निष्कर्ष हम इस कथन से तो नहीं निकाल सकते। तो क्या होगा इसका, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो अन्य समूह से असंगत है। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 63, 91, 14, 27, 32, 48, 50, 85। तो कौन सा हमें अलग दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो ये 7 से ये भी डिविजिबल है और 7 से ये भी डिविजिबल है। यहाँ पर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 से 32 भी डिविजिबल है और 48 भी डिविजिबल है। 50 और 85 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये दोनों डिविजिबल है। तो कौन सा हमारा अलग आ रहा है, 14 और 27, ये 3 से डिवाइड होगा और ये 2 से डिवाइड होगा, दोनों एक टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, इसीलिए कौन सा अलग है हमारा, यही अलग है।
तो अगला क्वेश्चन है, राम सुमित से तेज दौड़ता है जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। तो राम सुमित से तेज दौड़ता है, राम के लिए बोला गया है। राम किससे तेज दौड़ता है? सुमित से तेज दौड़ता है। जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है, तो सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। आगे बोला है 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा। तो हार्दिक किसको हराने में सक्षम होगा? राम को हराने में सक्षम होगा। लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। तो तरुण किसको नहीं हरा पाएगा? तरुण सुमित को नहीं हरा पाएगा। तो यहां पर क्या बोला है? 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद क्या होगा? हार्दिक राम को हरा सकता है। अगर हार्दिक राम को हरा सकता है तो सुमित को भी हरा सकता है। लेकिन तरुण क्या है? तरुण सुमित को हराने में सक्षम नहीं होगा। तो आगे बोला है, यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक बार प्रतिस्पर्धा दौड़ का आयोजन किया जाता है तो इनमें से कौन सा 3 धावकों में शीर्ष 3 धावकों के क्रम को प्रदर्शित करेगा? तो हमें बताना है जो शीर्ष पर 3 धावक होंगे वो कौन से होंगे। तो कौन से होंगे? सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले हार्दिक होगा, उसके बाद में कौन होगा? उसके बाद में राम होगा, फिर कौन होगा? सुमित होगा। 3 महीनों के प्रशिक्षण के बाद भी तरुण सुमित को नहीं हरा सकता, तो सुमित को नहीं हरा सकता तो हार्दिक को भी नहीं हरा पाएगा और राम को भी नहीं हरा पाएगा। तो ये 3 शीर्ष धावक होंगे। तो यहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, हार्दिक, राम और सुमित। तो अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। तो कथन है कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है। तो कुछ बेकरी क्या है? आउटलेट शोरूम है। सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं। तो ये सभी क्या है? दुकानें हैं। तो निष्कर्ष है कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है। तो बोला गया है कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है। तो यहां पर इन तीनों का ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो जो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है वो तीनों का ही है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष पहला करेक्ट होगा। सेकंड है सभी बेकरी दुकानें हैं। तो क्या सभी बेकरी दुकानें हैं? बेकरी यहां पर है, दुकानें यहां पर है। तो बेकरी का ये वाला पार्ट तो दुकानों में नहीं जा रहा है, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 16 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 प्लस 1 के बराबर है? तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर निकल के आएगा 4, मल्टीप्लाई किया तो 8, माइनस के कितने हो गए? माइनस का 5 और प्लस का 1। तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो 9, 9 में से माइनस 5 करेंगे तो 4। तो यहां पर कितना निकल के आ रहा है? 4। तो अब इन इक्वेशन में हमें देखना है कौन सा किस में से 4 निकल के आएगा। तो यहां पर हमें दे रखा है 16। अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, अगर हम 4 2 जा 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहां पर तो 2 ही निकल के आएगा। और यहां पर ये माइनस का दे रखा है तो माइनस का नंबर आएगा, तो माइनस की यहाँ पर 4 निकल के आएगा। तो ये वाला तो नहीं होगा। सेकंड है 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यहां पर माइनस का 6 है तो कितना निकल के आएगा? यहां पर निकल के आएगा 2। यहां पर किया तो यहां पर होगा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस करेंगे 5 तो कितना निकल के आएगा? 3, और उसमें प्लस 1 कर देंगे तो 4 निकल के आएगा। तो इस वाले समीकरण से हमारा आंसर 4 आ रहा है, तो यही वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और धारणा से है। तो कथन है चैन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है? पहली धारणा है पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा कथन दे रखा है कि चैन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तो क्या इसका ये मतलब है कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल है? इसका ये मतलब तो नहीं होगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है चैन स्नैचरों को सजा का कोई डर नहीं है। तो हाँ, ये वाला करेक्ट होगा। अगर उनको सजा का डर होता तो जो चैन खींचने की घटनाएं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो कम होती। अगर उनको डर होता तो ये वाला करेक्ट होगा, उनको कोई डर नहीं है। तो इसका क्या होगा? केवल धारणा 2 निहित है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 7 व्यक्ति M से S एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, केवल 4 व्यक्ति O तथा R के मध्य बैठे हैं। तो कितने व्यक्ति O और R के मध्य बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं।
अगर हम यहाँ पर O को बना लें तो 4 व्यक्ति और R यहाँ पर हो जाएगा, या फिर इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, R आगे हो और 4 व्यक्ति हो और कौन हो, O यहाँ पर हो जाए, इस तरह बन सकता है। आगे बोला है केवल 2 व्यक्ति N तथा M के मध्य बैठे हैं, तो केवल 2 व्यक्ति N और M के मध्य में बैठे हैं, इस तरह हो जाएगा। तथा M Q के ऊपर बैठा है, M Q के ऊपर बैठा है तो Q यहाँ पर हो जाएगा M के नीचे। O M के नीचे बैठा है तो O कहाँ बैठा है, O M के नीचे बैठा है। अगर O M के नीचे बैठा है तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। N M के ऊपर बैठा है तो N M के ऊपर बैठा है, इस तरह बोला गया है, तो इस तरह हमें बनाना है। अब कितने पर्सन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने सदस्य है, 7 सदस्य है, लेकिन यहाँ पर अभी 6 आया है, इनको हमें बनाना है। तो इनको हम बैठाते हैं। अगर हम M को यहाँ पर बैठाए, M को यहाँ पर बैठाए, एक व्यक्ति यहाँ पर Q कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर 2 व्यक्ति होने चाहिए। N और M के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो क्या M यहाँ पर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है और एक और ला सकते हैं 7 सदस्य करने के लिए। तो हम M को यहाँ पर बैठा सकते हैं। M को यहाँ पर बैठाएंगे तो Q यहाँ पर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक R हो जाएगा, और यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर हो जाएगा N। तो 2 व्यक्ति हो गए N और M के बीच में। अब जो बचा है व्यक्ति वो यहाँ पर हो जाएंगे इन दोनों के आगे पीछे, तो यहाँ पर होगा P या S हो जाएगा, यहाँ पर P या S हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है P तथा S के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो P और S के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, M और Q बैठा है P और S के मध्य में, तो 2 व्यक्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा हमें दिख रहा है 7 का टेबल चल रहा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 35 होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। तो Z 25 होता है, X 26 होता है, X 24 होता है, V 22 होता है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, और 20 पे क्या होता है, 20 पर होता है T। तो पहला अल्फाबेट आ चुका है, पहला है T। H क्या होता है, H होता है 8, L होता है 12, P होता है 16। यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है, +4 का, तो +4 करेंगे तो 20 पे फिर से होगा T। C होता है 3, F होता है 6, L होता है 12। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर 3 से क्या हुआ है, 6 हुआ, यहाँ पर +3 किया है, फिर यहाँ पर कितना प्लस किया है, इस 3 का डबल 6। तो अब क्या करेंगे, 6 का डबल हम प्लस करेंगे इसमें, तो 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12। तो 12 में 12 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 24। तो अब क्या होना चाहिए, 24, और 24 पर क्या होता है, 24 पर होता है x। तो ये निकल के आएगा TTX, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सीरीज से 15वें स्थान पर और दूसरे सीरीज से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहाँ पर -1 क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी लेफ्ट से भी पोजीशन हम गिन लेते हैं एक लड़की की, और राइट से भी पोजीशन गिन लेते हैं, इसलिए वापस -1 किया जाता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है फातिमा। तो फातिमा यहाँ से 15वें और दूसरे सीरीज से कौन से स्थान पर है, 9th स्थान पर है। तो इसमें हमने क्या किया, जब हमने लेफ्ट से काउंट किया तब इसको काउंट किया, राइट से काउंट किया तब भी फातिमा को काउंट किया, इसलिए हम इसमें -1 करते हैं। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 में से माइनस करेंगे 1, तो 23 हमारा निकल के आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि J को 17 और N 13 है तो जूनियर का कोड हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, अगर J को 17 लिखा जाता है तो J को 17 हम कब लिख सकते हैं, J का अपोजिट क्या होता है, J का अपोजिट Q होता है, और Q का नंबर क्या होता है 17।
n का अपोजिट क्या होता है, m होता है, और m का नंबर क्या होता है 13। तो क्या करना है, इनके अपोजिट का नंबर लिखना है हमें। तो j का अपोजिट क्या होता है q, और q 17। u का अपोजिट क्या हो जाएगा, u का अपोजिट होता है f, और f होता है 6 पर। n का अपोजिट m होता है जो कि 13 पे होता है। i का अपोजिट r होता है जो कि 18 होता है। o का अपोजिट क्या हो जाएगा, o का अपोजिट l होगा जो कि 12 होता है, और r का अपोजिट क्या हो जाएगा i 9 पर। तो ये कोड हमारा निकल के आया है जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4th में दिख रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है लैपटॉप का कोड। तो हम देख लेते हैं लैपटॉप को 28, 16 और 36 कैसे लिखा गया है। तो पहले इनके नंबर हम लिख लेते हैं। तो L होता है 12, A होता है 1, P 16, T 20, O 15 और P क्या होता है, P होता है 16। तो इतना हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पर दे रखा है 28, 16, 36। तो ये कैसे आया होगा, अगर हम 12 को और 16 को प्लस करें तो कितना निकल के आएगा, तो हमारा 28 निकल के आएगा। फर्स्ट और लास्ट को हमने ऐड किया तो फर्स्ट पे लिखा। फिर यहाँ पर 1 और 15 को हम ऐड करें तो कितना होगा 16। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, और 16 और 20 को ऐड करें तो क्या होगा 36 होगा। तो 36 यहाँ पर लिख दिया। तो क्या करना है, दो को ऐड करना है आगे पीछे, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करना है, फिर जो दो बीच के बचेंगे उनको ऐड करना है और फिर लिख देना है। तो हमें निकालना है मेंबर का कोड। तो m होता है 13, e होता है 5, m 13, b 2, e 5 और r 18। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये होगा 31, 5 और 5 10, 13 और 2 15। तो 31, 10 और 15 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। तो हमें दे रखा है वुमेन का कोड और निकालना है ट्रेंड का कोड। तो यहां पर हम देख लेते हैं किस लॉजिक से लिखा गया है वुमेन को ये। तो W होता है 23 और X क्या होता है, X होता है 24। तो यहाँ पर +1 है। O होता है 15, M होता है 13, यहाँ पर -2 है। M 13, P 16। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर +3 किया गया है। E होता है 5, A होता है 1, -4। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर +6 होगा। तो +1 +5 होगा। तो +1, -2, +3, -4 और +5 ये लॉजिक चल रहा है। तो सबसे पहले +1 करना है। तो T में +1 किया तो 21, और 21 पर होता है U। R में -2 किया तो 16, और 16 पर होता है P। E में +3 किया तो क्या हो जाएगा H। N में -4 करेंगे तो J, और D में +5 करेंगे तो I। तो ये निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 2 में दिखाई दे रहा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 9। तो क्या है, 3 का स्क्वायर, 8 और 64, 8 का स्क्वायर, 4 और 16, 4 का स्क्वायर, 6 और 36, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर का लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर हमें क्या दे रखे, यहाँ पर हमें स्क्वायर करके दे रखे, हमें वापस इनका रूट निकालना है। तो 25 5 का होगा, 1 1, 64 8 का, और 49 7 का। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 2 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। क्वेश्चन है कितने दरवाजे मछली है। तो हमें क्या बताना है, कितने दरवाजे हैं जो कि मछली है। तो दरवाजा यहाँ पर है, मछली यहाँ पर है, इन दोनों का कॉमन पार्ट हमें बताना है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये सर्किल में भी आ रहा है और इस बॉक्स में भी आ रहा है। तो यही होगा 8 + 5। तो कितना निकल के आ रहा है, 13। 13 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दिख रहा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि हम ये जो हमें दे रखा है 34 @ 24, इसको हम 131 लिखते हैं, इसको हम 81 लिखते हैं। तो हमें बताना है इसका मान क्या होगा। जो ये व्यंजक हमें दे रखा है उसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम इस सभी से 131 कैसे ला सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 34, 24, 6 और 5।
तो किस तरह 131 आ सकता है? अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो कितना निकल के आएगा? यहाँ पर निकल के आएगा 4 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कितना निकल के आएगा? 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 13। इसको हम प्लस कर दे 5 को तो सॉरी माइनस कर दे तो 131 आ सकता है हमारा। तो हमने क्या किया, एट द रेट को हमने क्या माना है? एट द रेट को हमने माना है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क को हमने माना है डिवाइड, तो क्वेश्चन मार्क को हमने माना है डिवाइड, और क्या किया है, हैश को हमने क्या माना है? तो हैश को हमने माना है माइनस। तो यहां पर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो पहला है 17, एट द रेट है मल्टीप्लाई 72, यहां पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 9, डिवाइड कर देंगे 9, माइनस करेंगे 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? यहाँ पर निकल के आएगा 8 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 56, 8 1 जा 8 और 5 13, तो 136 निकल के आ रहा है, और 136 में हम माइनस करेंगे 5 तो 131 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 67 इक्वल है 1764 और 93 इक्वल है 729, तो 74 का मान दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा? तो हमें निकालना है 74 का मान। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? 729 क्या है? 729 स्क्वायर है किसका? 27 का। तो यहाँ पर हम 27 कैसे ला सकते हैं? अगर हम 9 मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और 27 का स्क्वायर हमें दे रखा है यहाँ पर। यहाँ देख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 7 करेंगे 42, और 42 का स्क्वायर हमें यहाँ पर दे रखा है, तो हमें इसका मान निकालना है 74 का। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो निकल के आएगा 28, और 28 का क्या स्क्वायर होता है? 784, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 2 में दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि OFG इक्वल M और ICM इक्वल P है तो KDE का होगा। तो हमें निकालना है KDE का मान। तो यहां पर हम देख लेते हैं, O होता है 15, F होता है 6, G होता है 7, तो इन दोनों से 13 कब आ सकता है? अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 13 आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर 15 दे रखा है। तो आगे हम देख लेते हैं, M और C क्या होता है? तो M और C भी 16 ही होता है, तो यहाँ पर भी हमें P दे रखा है। तो क्या किया गया है, यहाँ पर जो पीछे के 2 है, लास्ट के 2 है, उनको ऐड किया गया है। तो D होता है 4, E होता है 5, 9, तो 9 पे क्या होता है? 9 पे होता है I, और ऑप्शन में भी हमें I गिवन है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आज के इस पेपर में ज्यादा कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी से ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट